नमस्कार। 2023 अपने अंतिम चरण पर है और मैं प्राप्ति बैनर्जी आपका अर्थ सत्य के इस एपिसोड में स्वागत करती हूँ। आशा करती हूँ कि आपका 2024 2023 से बेहतर होगा। हमारे साथ स्टूडियो में राजीव रंजन सिंह जी पहले से हैं। अ, राजीव जी, धन्यवाद इस स्टूडियो में आने के लिए। आपकी तबीयत थोड़ी खराब है और उसके ऊपर से आज 31 तारीख है, साल का आखिरी दिन और सभी आज काम से ज़्यादा उत्सव मनाने के लिए उत्सुक रहते हैं। तो ऐसी परिस्थिति में भी आप इस चर्चा में आए, उसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। तो आपका बहुत ज़्यादा समय ज़ाया नहीं करूँगी और सीधे मुद्दे पर आऊँगी। 2023 स्टॉक मार्केट के लिए बहुत अच्छा रहा, गोल्ड के लिए भी बहुत अच्छा रहा, इनफैक्ट बैंक एफडीज़ के लिए भी बहुत अच्छा रहा। पर साथ ही साथ हमने देखा है कि 2023 में युद्ध भी बहुत हुए हैं, जैसे इज़राइल और हमास के बीच युद्ध शुरू हुआ, रशिया-यूक्रेन चल ही रहा है, जियोपॉलिटिक्स भी काफ़ी हावी रहा। तो उसके बाद भी जिस तरीके से स्टॉक मार्केट्स और आर्थिक जगत ने जिस जिस तरीके का परफ़ॉर्मेंस दिया है, तो ऐसा लगता है कि जियोपॉलिटिक्स या युद्ध का उन पर कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ा। तो आपका क्या मानना है कि ऐसा सही है? और अगर ऐसा हो रहा है तो क्यों हो रहा है? धन्यवाद प्राप्ति जी, मुझे फिर से बुलाने के लिए। और हाँ, वाक़ई में तबीयत ठीक नहीं है, पर दर्शकों का इतना प्यार मिल रहा है। और जैसे कि लास्ट टाइम मैंने अपना ईमेल आईडी साझा किया था, मुझे कई लोगों ने मेल भी लिखे और मैंने सभी को जवाब भी भेजा है। और यदि आप लोग और सवाल पूछना चाहते हैं, तो आप rajivrs16@gmail.com पे मुझे मेल भेज सकते हैं। जी, आपने ये पूछा कि तमाम तरीके के युद्ध होने के बावजूद भी और जियोपॉलिटिकल लेवल पे इतने कंसर्न्स दिख रहे हैं, उसके बावजूद भी कैपिटल मार्केट ने बहुत अच्छा, खासतौर पे इक्विटी मार्केट ने काफी अच्छा परफॉर्म किया। दैट्स राइट, वेरी ट्रू। बट देखिए, जियोपॉलिटिक्स का ये कहना कि असर नहीं है, ये गलत है। जियोपॉलिटिक्स का असर कमोडिटी मार्केट्स पे बहुत आपको काफी ज्यादा देखने को मिलेगा। जैसा कि आप इस चीज को समझिए कि डेवलप्ड वर्ल्ड जो है, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका और यूरोप के जो देश हैं, वो एक तरफ है। दूसरी तरफ आपकी कमोडिटी, खासतौर पे रशिया की अगुवाई में कुछ देश हैं, उसमें कमोडिटी कंजम्पशन जैसे चाइना है, वो भी है। और वहीं दूसरी तरफ जो है, ईरान जैसे देश या रशिया जैसे देश जो कमोडिटी यानी ऑयल प्रोड्यूस करते हैं, वो है। और हमें देखने को ये मिल रहा है कि गल्फ का भी एक बहुत बड़ा रीजन जो है, वो धीरे धीरे यूएसए के तबके से अलग होकर रशिया के साथ में जुड़ रहा है। उनके अपने इंटरेस्ट हैं ऑयल रिलेटेड। ओके, तो ये जो कॉमोडिटी कार्टेल यानी रशिया की अगुवाई वाला जो देश है, और करेंसी कार्टेल यानी जो डॉलर डिनोमिनेटेड, जो डॉलर हेजिमनी को जो फॉलो करते हैं यूरोप और अमेरिका और बाकी कॉन्टिनेंट के देश, इनके बीच में एक द्वंद्व चल रहा है। और इस द्वंद्व का असर आपको 2022 में इक्विटी मार्केट, स्टॉक मार्केट पे नजर आया, और 2023 में यही असर आपको करंट कमोडिटीज पे नजर आया। ओके, आप देखिए, जब इस साल की शुरुआत हुई थी, तो अमेरिका में बहुत सारे रीजनल बैंक्स एक एक करके ध्वस्त होने चालू हुए थे। सिलिकॉन वैली बैंक, आपको याद होगा कि मार्च में काफी ज्यादा न्यूज ये था, राइट? तो उस टाइम तो ऐसा लगने लगा था कि भाई अमेरिका में फिर से फाइनेंशियल क्राइसिस की सिचुएशन उत्पन्न हो सकती है। उस सिचुएशन से उबरने के लिए जो यूएस फेडरल रिजर्व, जो सेंट्रल बैंक है वहां का, उन्होंने जो टाइट मॉनेटरी पॉलिसी का स्टैंड जो अडॉप्ट किया था, उसको थोड़ा सा ग्रिप अपनी उन्होंने ढीली की। और वो जो ग्रिप ढीली की उन्होंने, तो उसका एक असर गया पूरे विश्व में कि शायद फिर से हम लूज मॉनेटरी पॉलिसी की तरफ बढ़ेंगे। और लूज मॉनेटरी पॉलिसी की तरफ बढ़ेंगे यानी इंटरेस्ट रेट नीचे होंगे। इंटरेस्ट रेट जब भी नीचे होते हैं, वो स्टॉक मार्केट के लिए अच्छा, एक अच्छा संदेश रहता है। तो इसी एक्सपेक्टेशन पे कि आने वाले दिनों में इंटरेस्ट रेट नीचे जाएंगे, स्टॉक मार्केट ऊपर भाग गया। बट ये फैक्टर ऑलरेडी फैक्टर्ड इन हो गया है, तो 2024 में भी ये होगा, आई डाउट। जैसे कहा जाता है कि यू शुड बाय ऑन रूमर्स एंड सेल ऑन न्यूज। तो ये रूमर्स हैं, मतलब कि इंटरेस्ट रेट कट करेंगे, बट ये जब न्यूज परिवर्तित होगा, तो हो सकता है कि मार्केट ऊपर ना जाए, मार्केट नीचे आए। क्योंकि जो लोग ऑलरेडी इसको फैक्टर इन करके परचेस कर चुके हैं, हो सकता है वो बेचे।
तो ये कहना कि जियोपॉलिटिक्स अब इक्विटी मार्केट को इम्पैक्ट नहीं कर रहा, मैं इस चीज को नहीं मानूंगा। मुझे लगता है कि ठीक है, वो इस बार नहीं हुआ। उसका रीजन ये था कि ये कमोडिटी कार्टेल और करेंसी कार्टेल के बीच में काफी बड़ा एक वॉर चल रहा है, और लास्ट ईयर कमोडिटी कार्टेल हावी था। इसलिए हमने देखा कि इक्विटी मार्केट्स और खासतौर पे यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका का बॉन्ड मार्केट और वहां के रीजनल बैंक्स पर बुरा असर पड़ा, जो इस साल के शुरुआत के 2-3 महीने में भी रहा। परंतु उसके बाद में करेंसी कार्टेल धीरे धीरे थोड़ा सा भारी पड़ रहा है, क्योंकि फेडरल रिजर्व ने ये सिग्नल दिया है कि वो लूज मॉनेटरी पॉलिसी की तरफ जाएगा। तो अभी ये कमोडिटी कार्टेल और करेंसी कार्टेल के बीच का जो द्वंद है, ये 2024 में कौन सा रूप लेता है, किस तरफ जाता है, उससे बहुत कुछ इक्विटी मार्केट की दशा और दिशा निर्धारित होगी। जी प्राप्ति जी। तो इंडिया में अगर देखें तो अ, इस कमोडिटी कार्टेल और करेंसी कार्टेल का कुछ खास असर इसलिए नहीं पड़ा है क्योंकि रिटेल इन्वेस्टर्स ज्यादा है हमारे स्टॉक मार्केट में, या नहीं कोई नहीं और कारण है? नहीं, इसका तो असर पड़ा है। इंडिया में जो फॉरेन इन्वेस्टमेंट फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स जो हैं, हाँ, उनका काफी ज्यादा $20 बिलियन से ज्यादा का एफआई मनी फ्लो हुआ है इस साल। तो वो इसीलिए फ्लो हुआ है, आप याद कीजिए 2020 और 2021 दोनों में ये जो फ्लो जो था वो बढ़ा था, जैसी लूज मॉनेटरी पॉलिसी की बात हुई थी। ओके, तो फॉरेन इन्वेस्टर्स जो है वो मनी डालना शुरू करते हैं जैसे ही उनको अंदेशा होता है कि डेवलप्ड मार्केट यानी अमेरिका और यूरोप में इंटरेस्ट रेट नीचे आएंगे। क्योंकि इंडिया का मार्केट जो है ये एक मोमेंटम मार्केट है, ग्रोथ मार्केट है। इंडिया की जीडीपी आज भी 6.5-7% ग्रोथ की हम बात करते हैं। अमेरिका में 2% मिलता है, यूरोप में तो ग्रोथ है ही नहीं। तो ये हमारा मार्केट जो है ये ग्रोथ ओरिएंटेड मार्केट माना जाता है। तो जब भी इंटरेस्ट रेट कम होते हैं, आप देखिए मनी जो है वो इंडियन मार्केट्स में फ्लो होता है। तो इस बार भी वही हुआ, करीबन 1.7 लाख करोड़ रुपए के आसपास जो है वो फॉरेन मनी इंडिया में आया है, यानी 20 से 21 बिलियन डॉलर के आसपास में। तो करेंसी कार्टेल हावी होने से इंडिया को फ्लो का फायदा है। कमोडिटी कार्टेल हावी होता है, कमोडिटी के प्राइसेस ऊपर जाते हैं, उससे इंडिया को नुकसान है। बट क्या है कि रशिया के साथ में हमारा अच्छा संबंध होने के कारण हमें ऑयल प्राइसेस थोड़े कम भाव में मिल जाते हैं। बट अगर हम देखें तो इंडिया इज ए कमोडिटी डिपेंडेंट कंट्री। तो यहाँ पे जब भी कमोडिटी ऊपर जाएगा तो इंडिया के लिए वो अच्छा न्यूज नहीं है, क्योंकि हम अधिकतर कमोडिटीज जो है वो आयात करते हैं, चाहे गोल्ड हो चाहे ऑयल हो, राइट। बट करेंसी कार्टेल यदि हावी होता है तो वो हमारे लिए एक तरीके से ठीक है। ठीक इसलिए क्योंकि मनी का फ्लो इंडिया की तरफ आता है, डॉलर का फ्लो इंडिया की तरफ आता है, एफपीआई का फ्लो इंडिया की तरफ आता है, जो हमारे फाइनेंशियल एसेट्स को ऊपर लेके जाता है। अब सवाल ये उठता है जो आपने अपने पहले क्वेश्चन में पूछा था कि रियल इकोनॉमी में पैसा लग रहा है क्या। दुख की बात यही है कि ये सारा पैसा फाइनेंशियल इकोनॉमी में जा रहा है, स्पेक्युलेटिव इकोनॉमी में जा रहा है, स्टॉक मार्केट्स में जा रहा है। ये पैसा कोई कारखाने और मतलब जो प्रोडक्टिव इकोनॉमी जिसको बोलते हैं, प्रोडक्टिव इकोनॉमी केपिक्स में कोई बहुत ज्यादा पैसा नहीं जा रहा है। और ये कोई इंडिया का एक मेव ये नहीं है, ये वर्ल्ड ओवर हमको देखने को मिल रहा है कि भैया पैसा जितना भी आ रहा है वो स्पेक्युलेटिव इकोनॉमी में लग रहा है, वो रियल इकोनॉमी या प्रोडक्टिव इकोनॉमी में नहीं लग रहा है। तो इसीलिए जो स्पेक्युलेटिव इकोनॉमी से रिलेटेड जो सेक्टर्स हैं, जैसे ग्रोथ ओरिएंटेड कंपनी हुई, इंटरनेट रिलेटेड कंपनी हुई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस रिलेटेड कंपनीज हुई, यानी जो एक फैशन में है, आपको दिखाई देगा कि उनके शेयर प्राइसेस काफी ऊपर भागे। इनफैक्ट मैं आपको एग्जांपल देना चाहूंगा नैस्डैक 100 का। जो यूनाइटेड स्टेट्स में जो नैस्डैक है उसमें जो टॉप 100 कंपनीज हैं नॉन फाइनेंशियल, यानी फाइनेंशियल कंपनीज जो नहीं है, राइट, बैंक्स वैंक्स इंश्योरेंस इन सबको हटा के टॉप 100 कंपनीज में जो 7 सबसे बड़ी कंपनीज हैं जिनको सुपर 7 बोला जाता है, उन्होंने ही 72% ग्रोथ दिखाया है। मतलब जो टोटल नैस्डैक 100 ऊपर बढ़ा है, और करीबन 3/4 कंपनी जो है उन्होंने नैस्डैक ने जो रिटर्न दिया उससे कम रिटर्न दिया है। इस साल नैस्डैक 100 ने 55% का रिटर्न दिया, 55% का रिटर्न। आप समझिए, आप 100 रुपए डाल रहे हैं जनवरी 1 को और दिसंबर 31 को 155 रुपए निकाल रहे हैं।
तो 55% का रिटर्न कोई कम रिटर्न नहीं होता, बहुत हैवी रिटर्न है। पर ये रिटर्न में अधिकतर पार्ट जो है वो टॉप 7 कंपनीज का है, जिनको हम सुपर 7 बोलते हैं। जी प्राप्ति जी। बस आखिरी सवाल राजीव जी, 2024 2023 जैसा ही बॉयंट रहने वाला है, या 2024 के लिए आपका क्या प्रेडिक्शन है? किस तरीके का आर्थिक जगत में क्या क्या होने वाला है, क्या आपको नजर आता है? बस इतना ही। देखिए, दो चीजें हैं 2024 में। एक तो ये कि 2024 लीप ईयर है, ठीक है। अब आप 2000 से देखिए, जब से मिलीनियम, नए मिलीनियम की शुरुआत हुई है, हर लीप ईयर ने आपको 15, 20, 25% का आपको उसमें करेक्शन नजर आया है। 2000 में डॉट कॉम बबल बस्ट हुआ था। डॉट कॉम, यूएसए का जो डॉट कॉम बबल, जैसे अभी बबल बन रहा है वैसे वहां उस टाइम में भी बना था। 1997, 98, 99, 3 साल में जी मार्केट बहुत ऊपर गया था। और मार्च 2000 से मार्केट एकदम धराशायी हो गया था। तो जो डॉट कॉम बबल का बस्ट हुआ था यूएसए में, उसमें इंडिया में भी काफी ज्यादा जो है जी करेक्शन देखने को मिला था। और 2000 2001 में फिर केतन पारिक का स्कैम भी सामने आया था। तो लीप ईयर हमेशा जो है हमको एक अच्छा करेक्शन देता है। 2004 में ऐसी देखिए, शाइनिंग इंडिया बोल के बीजेपी की गवर्नमेंट नहीं आई थी, तब भी मार्केट ने जबरदस्त जो है वो करेक्शन किया था। 2008 में ग्रेट फाइनेंशियल क्राइसिस, सब प्राइम क्राइसिस भी जिसको बोलते हैं, वो अमेरिका में जी आया था। उस टाइम भी हमने देखा कि जबरदस्त करेक्शन मार्केट में आया। ये तीनों लीप ईयर है, 2000, 2004, 2008। जी 2012 भी फिर देखिए, आपको यूरो क्राइसिस उस टाइम में नजर आया था। हमको पिग्स सुनने में आया था, पुर्तगाल, आयरलैंड, ग्रीस, है ना, हाँ ये कंट्रीज के नाम पे, स्पेन। तो जी जी ये जी 2012 में भी हमको काफी करेक्शन नजर आते हैं। ब्रेग्जिट। 2011 से शुरू हो गया था, बट 2012 में काफी ज्यादा हुआ था। 2016 में अगेन डीमोनेटाइजेशन हुआ, तो उसके बाद में आपको करेक्शन थोड़ा बहुत नजर आया था अपने मार्केट में। और 2020 में फिर कोरोना आया, और कोरोना में हमको अच्छा खासा मार्केट में करेक्शन नजर आया। 12,000, 12,500 से मार्केट कुछ 7,500 के आसपास में निफ्टी आया था। तो ये जो मैंने आपको बताया, 2000, 2004, 2008, 2012, 2016, 2020, ये 5-6 लीप ईयर्स के अंदर में आपको दिखा है कि मार्केट ने अच्छा खासा करेक्शन दिया, और इसमें कुछ बहुत ही बड़ी चीज हुई है। तो 2024 में क्या बड़ी चीज हो सकती है? 2024 जो साल है वो इलेक्शन का ईयर है। वर्ल्ड में 40 से भी ज्यादा डेमोक्रेटिक नेशन जो है वो इलेक्शन में जा रहे हैं। उसमें जी इंडिया एक है, इंडियन सब कॉन्टिनेंट में पाकिस्तान भी इलेक्शन में जा रहा है, बांग्लादेश भी इलेक्शन में जा रहा है। आपका बाहर जाए तो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, जो वर्ल्ड की सबसे पावरफुल डेमोक्रेटिक कंट्री है, वो इलेक्शन में जा रही है। ब्रिटेन इलेक्शन में जा रहा है, तो वियतनाम इलेक्शन में जा रहा है, बहुत, ताइवान इलेक्शन में जा रहा है। तो दुनिया के बहुत सारे देशों में इलेक्शन होने वाले हैं 2024 में। इस इलेक्शन में क्या, ये इलेक्शन स्टॉक मार्केट्स के लिए इतने सारे जो इलेक्शन हो रहे हैं, ये क्या लेके आएंगे हमें नहीं मालूम है। ये अगर सरप्राइजेस लेके आए तो हो सकता है मार्केट में जबरदस्त तरीके से वोलेटिलिटी बढ़ जाए। तो मुझे ये ऐसा लगता है कि इतने सारे जब डेमोक्रेटिक नेशंस में इलेक्शन होने वाले हैं, और इकोनॉमी और स्टॉक मार्केट इलेक्शन या डेमोक्रेसी या पॉलिटिकल जो तंत्र है उससे जुदा नहीं है, उससे अलग नहीं है, वो उसी का एक पार्ट है, राइट। तो यदि पॉलिटिक्स में उलट उलट फेर होता है या बहुत उठापटक होता है, तो उसका असर आपको स्टॉक मार्केट और आर्थिक जगत पे भी नजर आएगा। तो कहने का अर्थ यह है कि 2024 जो है लीप ईयर है, 2024 चुनावों का साल है। तो लीप ईयर और चुनावों का साल, ये दोनों, ये बड़ा ही डेंजरस कॉकटेल है। अब इसमें जो है, मतलब मार्केट अभी मान के ये चल रहा है कि मोदी सरकार रहेगी, वो फैक्टर इन करके चल रहा है। 3 स्टेट के इलेक्शन है, उसके बाद सडनली आपने देखा दिसंबर में मार्केट जो है वो बहुत तेजी से भागा है इलेक्शन रिजल्ट आने के बाद। तो मार्केट ये मान के चल रहा है कि 2024 में मोदी सरकार रहेगी। किंतु यदि ये नहीं हुआ तो फिर क्या होगा? जैसे 2004 में हुआ था वैसा आपको करेक्शन देखने को मिल सकता है, बिल्कुल देखने के लिए मिल सकता है। तो मुझे दर्शकों दर्शकों से मेरी यही एक गुजारिश है कि अभी थोड़ा सा आप संभल के चलिए। ये मार्केट में पैसा डालने का समय नहीं है, जैसा कि मैं हर एपिसोड में आपको बताता आया हूं।
ये स्टॉक मार्केट में भी डालने का समय नहीं है। मार्केट में थोड़ा सा करेक्शन का वेट कीजिए, थोड़ा सा नहीं, करेक्शन अच्छा खासा आएगा, आप वेट कीजिए। सही टाइम पे एंट्री मारना जो है, वही आपको आगे जो है वो रिटर्न कैसा मिलेगा, कितना अच्छा मिलेगा, वो बताएगा। ये दशक जो है, ये 2010 से 2020 वाला दशक नहीं है कि पूरी मॉनेटरी पॉलिसीज लूज रहेंगी। हम ये देख रहे हैं, इस दशक में करेंसी कार्टेल और कमोडिटीज कार्टेल के बीच में एक द्वंद्व शुरू हो चुका है। इस द्वंद्व का इम्पैक्ट इन्फ्लेशन, हायर इन्फ्लेशन के रूप में हमें देखने को मिलेगा, जो खाने पीने की चीजों से लेके तो तेल और फ्यूल एवरीथिंग में जो इंक्लूडेड रहेगी, क्योंकि ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट बढ़ता है तो सब बढ़ जाता है। तो ये 2010 से 2020 की तरह नहीं रहने वाला। इन्फ्लेशन रहेगा, इन्फ्लेशन रहेगा तो इंटरेस्ट रेट भी ऊपर रहेंगे, 2010 और 2020 के दशक के हिसाब से ज्यादा रहेंगे। तो आप ये ना मान के चलें कि थोड़ा भी करेक्शन हो तो हम स्टॉक मार्केट में पैसा डाल दें। ओके, लास्ट दशक जो था बहुत अच्छा था मार्केट के लिए, ये दशक भी उतना अच्छा रहेगा, मुझे उसके चांसेस ज्यादा दिख नहीं रहे। और जो सबसे इंपॉर्टेंट बात लास्ट में मैं आपको बोलना चाहूंगा वो ये है कि देखिए, लोगों को एक फील गुड फैक्टर कराने के दो ही तरीके हैं। या तो उनकी रियल इनकम बढ़ा दी जाए, यानी इनको एम्प्लॉयमेंट मिले, इन्फ्लेशन नीचे रहे, उनके हाथ में ज्यादा पैसा रहे, तो वो अच्छा फील करेंगे। या फिर उनके एसेट के प्राइसेस को ऊपर बढ़ा दिया जाए। वर्ल्ड ओवर जो है ये महसूस किया जा रहा है, सरकारें हर देश में विफल हो रही हैं कि वो अपने देश की जनता को ज्यादा एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करें, रोजगार के उतने अवसर नहीं प्रोवाइड कर पा रही है। और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आ गया तो ये तो अब एम्प्लॉयमेंट की जगत को और बुरी तरीके से प्रभावित करेगा। बिल्कुल। तो जब रियल इनकम नहीं बढ़ा पा रही है सरकारें, तो सरकार क्या कर रही है? सरकार दूसरा रास्ता अपना रही है। वो आपको जो है एसेट प्राइसेस जो है आपके, यानी घरों के दाम, स्टॉक्स के दाम, ये ऊपर लेके जा रही है, ताकि आप एक फील गुड फैक्टर जो है वो महसूस करो और सरकारों के प्रति आपके अंदर रोष या गुस्सा ना डेवलप हो। तो वो 2010 से 2020 के बीच में तो वो कर पाने में सफल रही। 2020 से 2030 के बीच में कर पाने में कितनी सफल होंगी मुझे मालूम नहीं, क्योंकि रियल इनकम वर्ल्ड ओवर नहीं बढ़ रहा है। बढ़ रहा है तो सिर्फ ये स्पेकुलेटिव एसेट्स और फाइनेंशियल एसेट्स, जैसे रियल स्टेट हो गया, गोल्ड हो गया, स्टॉक्स हो गया, एफडी के रेट्स हो गए, सिर्फ यही बढ़। तो आप लोग को ये ध्यान देने की जरूरत है कि जियो पॉलिटिक्स, वर्ल्ड ओवर जो कुछ भी चल रहा है, इन सबको ध्यान में देते हुए आपको इन्वेस्ट करना है। जी प्राप्ति जी। धन्यवाद राजीव जी। आपने जो चेतावनियां दी हैं 2024 के लिए, वो मतलब बहुत ज्यादा आशावादी तो नहीं है, पर अच्छा है कि हम पहले से चेते रहें तो ज्यादा अच्छा रहेगा। आशा के बाद निराशा हो तो बहुत बुरा लगता है, तो उससे अच्छा है कि हम पहले से ही थोड़ा कॉशियस रहें। तो आप सब भी कॉशियस रहिएगा, अपने स्वास्थ्य पर ध्यान दीजिए। दर्शकगण, आप और राजीव जी आप भी। और आशा है आपका 2024 बहुत 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 अच्छा हो। इसी के साथ हम ये कार्यक्रम न्यू अभी ईयर के लिए रेजोल्यूशन समाप्त क्या है करते हैं। आपका? आपका न्यू ईयर रेजोल्यूशन क्या है? जी, मैं न्यू ईयर रेजोल्यूशंस में विश्वास नहीं करती हूँ। पहली बात तो ये है कि ये इतने सारे नए साल आते हैं, ये भारत है, मतलब ये तो अभी शुरुआत है, अभी और बहुत सारे नए साल आने वाले हैं। तो मतलब जब जो करना रहता है वो कर देना चाहिए, न्यू ईयर के लिए वेट नहीं करना चाहिए। मैं इसी में मानती हूँ। आपका अगर कुछ है तो आप बता दीजिए, आप कुछ कुछ सोच रहे हैं न्यू ईयर के लिए? नहीं नहीं, हम जनता को और ज्यादा सचेत करेंगे, बस यही है। फाइनेंशियल लिटरेसी बढ़नी चाहिए, लोगों को सचेत होकर इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, और ज्यादा से ज्यादा जनता को सोचना चाहिए। सोचने वाले जो ग्रे सेल्स को आपके स्टिमुलेट करें, ऐसी किताबें पढ़िए, ऐसे वीडियोस देखिए, ऐसे टीवी में या इंटरनेट पे ऐसी चीजों को फॉलो कीजिए। एक से एक चीजें हैं दुनिया में देखने के लिए। तो अपने ज्ञान को बढ़ाइए, यही है। मैं अपना भी ज्ञान बढ़ाऊंगा और दूसरों का भी ज्ञान जितना हो सके उतना बढ़ाऊं, यही मेरा न्यू ईयर रेजोल्यूशन है। जी। बहुत बढ़िया। और आपसे कभी फिर चर्चा करेंगे कि कौन सी किताबें आप पढ़ेंगे, आपकी रीडिंग लिस्ट क्या है, पिछले साल क्या रही थी। तो वो भी एक टॉपिक रहेगा डिस्कशन का। सो
आप सभी को आज का शो देखने के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। हैव अ वेरी हैप्पी न्यू ईयर।